हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, अपने डिस्कस कर रहे थे एमएससी वाला पोर्शन, ठीक है। उसमें अपने 3 सब्जेक्ट अब तक डिस्कस कर लिए हैं। एक बड़ा सब्जेक्ट था मैथमेटिकल फिजिक्स, उसके बाद अपने डिस्कस किया था क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके बाद अपने जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वो भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो पार्ट बेसिक छोटा तुम्हें करवाया है, इतना ही है वो, ठीक है। उससे तुम्हारे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं एक और नया पार्ट, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसकी बात करें बिना टाइम वेस्ट किए, चलते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का तुम्हें जो बटन दिख रहा है, ठीक है। जिस प्रकार जो यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि उस पे कुछ फेंक के मार दो या उस पे सिर मार दो अपना, पर उसको सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है ना, वो अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अप्रिशिएट मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए। ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक कमेंट सेक्शन में है, डिस्क्रिप्शन में है। इसकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से तुम पूरी प्लेलिस्ट एक साथ देख सकते हो, ठीक है। और बहुत जल्दी कवर कर देंगे, 20 तारीख तक तुम्हारा क्रैश कोर्स खत्म करने की पूरी ट्राई है मेरी। बाकी देखते हैं, आ जाओ। तो हम कहाँ थे, हम थे थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं अपने पास। टॉपिक्स हैं कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल, इंसेंबल, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, गिब्स पैराडॉक्स, लिवलिन थ्योरम, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, लंडाउ थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन, लैंगमिन थ्योरी, फोकर प्लांक इक्वेशन, रैंडम वॉक एंड ब्राउनिन मोशन। ये टॉपिक नया ऐड हुआ है, बाकी सारे पुराने हैं, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले क्या आता है, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल, मतलब माइक्रो कैनोनिकल कम इंपॉर्टेंट है ना। देखो, इंसेंबल क्या हो, सबसे पहले आता है इंसेंबल क्या होता है। इंसेंबल अपने पास होता है, देखो, कि अपने को कभी किसी बात की स्टडी करना होना कि इसमें प्रेशर कितना है, तो अपने कभी भी सीधा ये नहीं कहते कि ये सिस्टम और इसका ये प्रेशर इतना है, ठीक है। अपने कहाँ चलते हैं, अपने हमेशा चलते हैं एवरेज बात को लेके। किस बात को लेके, एवरेज बात को लेके, कि इसके लिए हमने 500 करोड़ सिस्टम्स देखे, उन सब के लिए मोमेंटम जो है या प्रेशर जो है वो इतना आया, तो एवरेज रूप से जो आपका प्रेशर है वो इतना होगा, ठीक है। इस तरीके से अपने बताते हैं। वो इतने सारे सिस्टम का प्रेशर का एवरेज निकालना इज नॉट, रियलिटी में इतना पॉसिबल नहीं है। वो क्या डिफाइन करते हैं, इंसेंबल डिफाइन करते हैं। बेसिकली इंसेंबल होता है क्या है, बेसिकली इंसेंबल होता है तुम्हारे पास जो तुम्हारा सिस्टम है ना, उसके सेम का सेम, मतलब उसकी मेंटल कॉपीज कितनी, इनफाइनाइट, ठीक है। इंसेंबल क्या होता है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कॉपीज सेम मैक्रोस्कोपिकली बट डिफरेंट माइक्रोस्कोपिकली। मतलब तुम्हारे पास इंसेंबल क्या होता है, बेसिकली एक इंसेंबल क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स जो है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, मतलब उनको बाहर से देखोगे वो सेम लगेंगे, वो सारे के सारे कैसे दिखेंगे, आइडेंटिकल दिखेंगे, ये बिट बाय ये बिट बाय ये बिट बाय ये बिट बाय, और उनको बाहर से तुम्हें सेम दिखेगा। उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, सेम दिखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, सेम दिखेगा। इसके अलावा एक और चीज देखोगे, सेम दिखेगा। लेकिन उसके अंदर जाओगे, माइक्रोस्कोपिकली जब देखोगे, उनको अंदर से देखोगे और ज्यादा, वो क्या दिखेंगे, उनको अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिकल कॉपीज है सिस्टम्स की, इसका जो ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज इंसेंबल। अब ये इंसेंबल जो है वो तुम्हारे पास देखो कितने तरीके के होते हैं। ये बेसिकली अपने पास होते हैं 3 तरीके के। अब यहां समझना, फुल एनर्जी मोड में, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं, एक होता है माइक्रो कैनोनिकल, एक होता है कैनोनिकल, एक होता है ग्रैंड कैनोनिकल। माइक्रो कैनोनिकल इज नॉट बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपके सिलेबस में नाम ही नहीं है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रैंड कैनोनिकल भी इतना नहीं पूछा जाता। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो कैनोनिकल। और दूसरी बात, ये लेक्चर देखने से पहले जो वन शॉट डाला हुआ है अपने चैनल के ऊपर, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ग्रेजुएशन वाले पोर्शन का, बीएससी वाले पोर्शन का, वो देख के आना, तो ये और बेटर समझ में आएगा, है ना, वरना इसमें दिक्कत आ सकती है तुमको, ठीक है। चलते हैं, आ जाओ। माइक्रो कैनोनिकल के अंदर क्या होता है, मैक्रो स्टेट जो होगी वो एनवीई से दी जाएगी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है। मतलब एक सिस्टम ना तो अपनी एनर्जी दे रहा, ना पार्टिकल दे रहा, और ना वॉल्यूम दे रहा, मतलब वो सिस्टम जो है वो क्या है, आइसोलेटेड है। कैसा है, आइसोलेटेड, पूरा अलग पड़ा है। कैसा पड़ा है, पूरा अलग अलग, ठीक है। तो उसके जो वॉल्स है वो इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल मतलब उनमें से पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं होगा, एन कांस्टेंट ही रहेगा। रिजिड मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वी भी कांस्टेंट। नॉन कंडक्टिंग मतलब एनर्जी या हीट भी चेंज नहीं होगी, तो ई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जहां से हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि माइक्रो कैनोनिकल के अंदर क्या रहेगा, ईवीई रहेगा।
इससे आगे वाले कैनोनिकल में जाओगे तो आपने ई को छूट दे दी, आपने वॉल्स क्या कर दी, कंडक्टिंग कर दी, क्या कर दी, कंडक्टिंग कर दी, तो ई चेंज हो जाएगा और एक टाइम के बाद सारे सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, एक जैसा होगा। सपोज दैट वो कैपिटल टी है, वो कितना है, कैपिटल टी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। कैनोनिकल के अंदर जो मैक्रोस्टेट है वो कैसे डिफाइन करते हैं, एनवीटी से। अगले में क्या कर देंगे, हम बोलेंगे तू पार्टिकल भी एक्सचेंज कर ले, क्या कर ले, तू पार्टिकल भी एक्सचेंज कर ले, तो यहाँ जो इम्परमिएबल है यहाँ वो क्या हो जाएगी, परमिएबल हो जाएगी, पेनेट्रेबल हो जाएगी। तो यहाँ जो एन है वो चेंज हो सकता है, वो वहां क्या आ जाएगा, फिर केमिकल पोटेंशियल म्यू आ जाएगा। ठीक है, इसमें तीनों कांस्टेंट थे, इसमें टी कांस्टेंट नहीं था तो टी आ गया, अब इसमें एन भी कांस्टेंट नहीं है तो वहां म्यू आ गया। इस तरीके से आप थोड़ा देख सकते हैं। इसके बाद आता है डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट। अब ये देखो, इसको बोलते हैं जब कुछ एक्सचेंज नहीं होता तो वो कहलाता है एडियाबेटिक, जब हीट एक्सचेंज होती है तो वो कहलाता है क्लोज सिस्टम, और जब तुम्हारे पास वॉल्यूम के अलावा सब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो कहलाता है ओपन सिस्टम। क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। डीजीटी का मतलब उसकी जो दीवारें हैं ना, उसका वॉल्यूम इतना ही है गैस का, इसमें से पार्टिकल निकाल लो, डाल दो, एन ऊपर नीचे कर दो, इसका वॉल्यूम तो वी का वी रहेगा। अगला आता है डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट। डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट जो है, हमने क्या करते हैं, फेज स्पेस के अंदर किसी भी एक पॉइंट से आप एक पूरा पूरा सिस्टम डिफाइन कर सकते हो। फेज स्पेस के अंदर आप किसी भी एक पॉइंट से, फेज पॉइंट से आप एक पूरा पूरा सिस्टम डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट वो जो क्या रहेगी, क्यू और पी पे जो डिपेंड करती है फेज स्पेस जो है। ठीक है, जो बेसिकली 6 कोऑर्डिनेट का बनता है, इसमें 3 तुम्हारे पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट पी एक्स पी वाई पी जेड, तो सारे काम आते हैं। तो जो आपका रो जो है क्यू पी वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो कैनोनिकल है, इसमें रो क्यू कोमा पी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा ई टू पावर माइनस का बीटा एच के। ठीक है, एच यहाँ क्या है, हैमिल्टोनियन है। इसी प्रकार ग्रैंड कैनोनिकल में जो है ई टू पावर माइनस का अल्फा एन क्यू पी के प्रोपोर्शनल रहेगा, जहां अल्फा क्या है, माइनस का म्यू अपॉन के टी है। ठीक है, अब माइक्रो कैनोनिकल के लिए जो मेन वेरिएबल है ना, वो कौन है तुम्हारे पास, एंट्रोपी है। क्या है, एंट्रोपी है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एंट्रोपी के अंदर एंट्रोपी का रिलेशन क्या होता है माइक्रोस्टेट से। अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ओमेगा है, या इसको तुम ओम बोलते हो या ओमेगा बोलते हो, जो भी बोलो, ठीक है, तो वहां एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एस इजिकल टू के एल एन ओमेगा होगी, याद रखना। ठीक है, इसके अंदर कैनोनिकल के अंदर जो मेन है वो होता है फ्री एनर्जी। क्या होता है, हेलम वोल्टेज फ्री एनर्जी, इसको तुम ए से या एफ से लिखते हो, इसका मतलब होता है माइनस का के एल एन जेड या माइनस का के एल एन क्यू। यहाँ क्यू या जेड क्या है, क्यू या जेड है आपका पार्टीशन फंक्शन। क्या है, पार्टीशन फंक्शन है। ठीक है ना, और इसके बाद तीसरे के अंदर ग्रैंड कैनोनिकल के अंदर क्या है, अराउंड पोटेंशियल। अराउंड पोटेंशियल क्या होता है, माइनस का के टी एल एन जेड। जेड क्या है, जेड यहाँ पे वही है, क्या, पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं वो भी अपने देखेंगे। ठीक है, जिस प्रकार बीटा का मान क्या होता है, वन बाई के टी होता है, उसी प्रकार अल्फा का मान क्या होता है, माइनस का म्यू बाई के टी होता है। ये तीन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। तीनों की बात करो, कैनोनिकल इंसेंबल देख लें आप, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो कैनोनिकल इंसेंबल के लिए माइक्रोस्टेट जो है वो एनवीटी से डिफाइन की जाती है। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन जो है इसके अंदर वो लिखा जाता है जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई वन टू एन जी आई ई टू पावर माइनस का बीटा ई आई। अब यहाँ पे जी आई क्या है, जी आई है डीजेनेसी। क्या है, डीजेनेसी मतलब ई आई स्टेट है। तो ई आई स्टेट जो है, इसके कितने एक जैसे इतने ऐसी स्टेट्स है जिनकी एनर्जी ई आई है, मान लो 3 है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी आई का मान 3 आ जाएगा। मान लो ऐसी स्टेट जिसके लिए एनर्जी सेम है, 4 है, तो यहाँ 4 आ जाएगी। ठीक है, जो आपका पार्टीशन फंक्शन उसको लिखते हैं समेशन ऑफ जी आई ई टू पावर माइनस का बीटा ई। ठीक है, जो आपका हेल्म वोल्टेज फ्री एनर्जी है वो कितनी आएगी, माइनस का के टी एल एन जेड। मतलब अगर आपको जेड दिया हो तो आप इस तरीके से हेल्म वोल्टेज फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल यही है इसके अंदर, इसमें कैनोनिकल इंसेंबल में। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आर निकालनी हो, एक स्टेट है, एक पार्टिकल है, वो उसकी एनर्जी ई आर होगी, है ना, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, कि वो आर्थ स्टेट में पाया जाएगा, उसकी एनर्जी ई आर ही होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, जी आर ई टू पावर माइनस का बीटा ई आर, मतलब उस स्पेसिफिक स्टेट के अंदर उसकी एनर्जी इनटू ई टू पावर माइनस का बीटा ई डिवाइड बाय पूरा का पूरा पार्टीशन फंक्शन।
इस तरीके से आप उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, उस स्टेट में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। इसी प्रकार जो एवरेज एनर्जी आपको निकालनी होगी, जो एवरेज एनर्जी आप निकालते हो वो आएगा माइनस का डी बाई डी बीटा एल एन जेड, ठीक है। बीटा होता है 1/kT, तो डेल बाई डेल बीटा का मान डेल बाई डेल टी में भी आ सकता है, वो कितना आता है, वो आता है माइनस का एन के टी स्क्वायर डेल बाई डेल टी, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ओके। इसी के साथ जो एनर्जी फ्लक्चुएशंस होंगे, ठीक है, कि एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, वो कितना आएगा, वो आएगा माइनस का डी यू बाई डी बीटा। इसी प्रकार इसमें जो सिग्मा है, ठीक है, वो कितना आएगा, इसको भी एनर्जी फ्लक्चुएशन से ही डिफाइन करते हैं, ये आएगा रूट ऑफ माइनस डी यू बाई डी बीटा या फिर रूट ऑफ के टी स्क्वायर सी, ठीक है। चलें आगे, आ जाओ। अब देखो तुम्हारे पास बाकी ये सारे तुम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हो, तो थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिकल मैकेनिक्स का जो लेक्चर है बीएससी वाला वो पढ़ के आना, ठीक है। जो टोटल एंथैल्पी एच होता है वो होता है यू प्लस पीवी। इसी प्रकार गिब्स फ्री एनर्जी वो होता है एच माइनस का टीएस। इसी प्रकार हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होता है वो होता है यू माइनस का टीएस। टी इज टेम्परेचर, यू इज इंटरनल एनर्जी, एस इज एंट्रोपी, एच इज एंथैल्पी, जी इज गिब्स फ्री एनर्जी, एफ इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक है। अगर मान लो पार्टीशन फंक्शन दिया है, पहले का पार्टीशन फंक्शन ये है, दूसरे का पार्टीशन फंक्शन Z2 है, तो कॉमन पार्टीशन फंक्शन कैसे मिलेगा कंप्लीट सिस्टम का, Z1 इंटू Z2 से। इसी प्रकार n दिए हुए तो ये Z इक्वल टू Z1 Z2 Z3 से लेकर के Zn तक चलेगा, ठीक है। अगर आपको मान लो, मैंने क्यों बोला कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो है वो मेन है, किसके लिए, कैनोनिकल के लिए, इसलिए मेन है कि अगर आपके पास ए है ना तो आप बाकी सब निकाल सकते हो। अगर आपके पास ए है तो आप केमिकल पोटेंशियल म्यू कैसे निकालोगे, आप निकालोगे डीए बाई डीएन। शर्त ये है कि इसके अंदर से जो वी और टी है उनको आप कांस्टेंट मान लो। इसी प्रकार अगर आपको एस निकालना हो तो डीए बाई डी टी, एन और वी को कांस्टेंट मान लेना। अरे एन वी टी था, एन के सापेक्ष कर रहे हो तो ये कांस्टेंट, टी के सापेक्ष कर रहे हो तो ये कांस्टेंट, वी के सापेक्ष कर रहे हो तो ये कांस्टेंट, ठीक है। इससे पी आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूले देख लेना आप, है ना। अभी आते कहां से, ये आते यहाँ से, यहाँ से आते हैं। अरे ये भी बताऊं क्या, डी एफ इजिकल टू डी यू माइनस का टी डी एस माइनस का एच डी टी, ये है। अब बाकी मान रखने पड़ेंगे तो ये तुम्हारा सिस्टम जो है वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। रिवीजन क्लास में इतना सफिशियंट रहेगा, फिर वो बड़ी क्लास ही हो जाएगी तो तुम मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आता है पार्टीशन फंक्शन, क्या आएगा क्लासिकल आइडियल गैस के लिए। क्लासिकल आइडियल गैस के लिए आपका पार्टीशन फंक्शन क्या आएगा, क्लासिकल आइडियल गैस को क्या माना गया, डिस्टिंग्विशेबल माना गया। डिस्टिंग्विशेबल मतलब पार्टिकल को आप अलग कर सकते हो, ये वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, पर क्लासिकल कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में आप जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो क्लासिकल आइडियल गैस जो है जिसको आप डिस्टिंग्विशेबल मानते हो, उसके लिए जो पार्टीशन फंक्शन है वो कितना होता है, वो होता है Q1 इज इक्वल टू V अपॉन एच क्यूब। कितना होता है, V अपॉन एच क्यूब, 2 पाई m के टी की पावर 3/2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर तुम्हें दिया हो तो उसका पार्टीशन कितना आएगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर दो तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्या हो सकता है क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक हो सकता है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो पार्टीशन आता है Q1, वो आता है 1/2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाय 2। इसी प्रकार जो क्लासिकल के लिए आता है वो आता है Q1 इज इक्वल टू 1 बीटा एच कट ओमेगा, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, अब देखो तीन स्टेटिक्स तुम्हारे पास होती है, एक होती है एफ डी फर्मी डिराक, एक होती है बीई बोस आइंस्टाइन, एक होता है एमबी मैक्सवेल बोल्ट्जमान। एमबी किस पे लगती है, गैस के मॉलिक्यूल्स पे। बी किस पे लगती है, बोसोनिक पार्टिकल पे, जिनकी जो स्पिन है वो 0 1 2 3 ऐसे होती है। एफ डी फर्मियोनिक पे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन पे। और बोसोनिक का कोई एग्जांपल फोटोन, गैस मॉलिक्यूल का एग्जांपल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल H2 ले लो, है कि नहीं। इसमें जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बनती है वो होता है GICNI। यहाँ GI क्या है, GI है डीजेनेसी, नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, NI क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है। तो इसमें माइक्रोस्टेट्स इतनी आती है, DE में इतनी आती है, NI प्लस GI माइनस का 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ NI फैक्टोरियल GI माइनस का 1 का फैक्टोरियल। ये सारे आपको बता रखे हैं बीएससी वाले पोर्शन में, तो वहां डिटेल से बता रखे हैं, वहां देख लेना, ठीक है। नोट अदर इन ग्रेजुएशन पोर्शन में बताया गया है अनुराधा मैम के द्वारा, वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, ठीक है ना, जो अपने पास होता है एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई टू पावर अल्फा प्लस बीटा ई प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 0।
जीरो रखोगे तो ये आएगा एम बी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। प्लस वन रखोगे तो वो आएगा एफ डी का, और माइनस वन रखोगे तो आएगा बी का। तो इन सब से जी आई बटा एन आई माइनस वन का मान, और जी आई बाय एन आई प्लस वन बी के लिए, ठीक है, एम बी के लिए जी आई बटा एन आई, इन तीनों का मान जो है वो इतना आता है कॉमनली, ई टू पावर अल्फा प्लस का बीटा आई। अरे समझ रहे हो ना, जी आई बटा एन आई आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एफ डी के लिए ये माइनस आएगा, ये लो, इसमें प्लस आएगा उसमें जीरो आएगा। अब एक बात देखो, जब अपने क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ती है, ठीक है ना। पार्टिकल अलग अलग होने की प्रायोरिटी रखता है कि मैं यहाँ चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, ठीक है। तो जीआई बढ़ता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ती है, नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ेगी तो जीआई बढ़ेगा, एन तो उतने का उतना ही है, ठीक है। तो इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो हायर टेम्परेचर के ऊपर वन जो है वो गायब हो जाता है, और तीनों स्टेटिक्स जो है वो कैसी हो जाती है, एमबी स्टेटिक्स की तरफ प्रस्थान करने लगती है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ प्रस्थान करने लगती है, ठीक है। एक बात अलग से है किसके लिए, बोस आइंस्टाइन स्टेटिक्स के लिए, क्या बोस आइंस्टाइन में जो बोसोनिक पार्टिकल होंगे उनके लिए जो केमिकल पोटेंशियल है वो हमेशा जीरो से नीचे रहेगा। केमिकल पोटेंशियल क्या था, ये था अल्फा इजिकल टू माइनस का म्यू बाई के टी, ऐसा कुछ था, ठीक है। म्यू लेस देन इक्वल जीरो, और यहाँ फोटोन के लिए म्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ये किसके लिए है, फोटोन के लिए। स्पेसिफिकली फोटोन के लिए म्यू क्या होता है, जीरो होता है। ये बात नोट्स में लिखी नहीं हुई फोटोन वाली, तो तुम ऐड कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, लेवल सिस्टम। लेवल सिस्टम क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिल करना, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारे लिए लेवल सिस्टम की बात करें तो दो बोसोनिक पार्टिकल है, लेवल्स कितने हैं, दो है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, कितने सिस्टम बनेंगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी बनेगी, ठीक है। तो लगाओ, बोसोनिक वाला क्या कहता है, एन आई प्लस जी आई माइनस वन बटा एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस का वन का फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, ठीक है, करो। तो एन आई पार्टिकल कितने हैं, दो, लेवल कितने हैं, दो, तो दो और दो चार में से गया तीन, तीन का फैक्टोरियल मतलब तीन दो एक। पार्टिकल कितने हैं, दो, लेवल कितने हैं, दो, तो दो का फैक्टोरियल दो, और इधर भी दो में से एक का फैक्टोरियल एक, तो ये गया। तो टोटल कितने सिस्टम बनेंगे, तीन सिस्टम बनेंगे, किसके लिए, बोसोनिक के लिए, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा। क्यों, क्योंकि बोसोनिक पार्टिकल है, ये दोनों एक जगह रह सकते हैं, है कि नहीं, रह सकते हैं ना, ठीक है। तो या तो दोनों इसमें होंगे, या दोनों इसमें होंगे, या एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, पर ये दोनों है ना, इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप, ये ए है ये बी है, ठीक है। दोनों ए ही मान के चलना पड़ता है आपको, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आप, तो या दोनों इसमें होंगे, या दोनों इसमें होंगे, या फिर एक इसमें होगा या एक इसमें होगा, ठीक है। तीन बन गई है ना, ये जीरो मान लो, ई मान लो, ये जीरो मान लो, ये ई मान लो। इसमें टोटल एनर्जी कितनी हो गई, ई हो गई। इसमें टोटल एनर्जी कितनी हो गई, टू ई हो गई। इसमें टोटल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई, है कि नहीं। तो पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखोगे, इसका पार्टीशन फंक्शन लिखा जाएगा, जीरो वाला बीज एनर्जी कितनी है, एक ही तो है ये, तो ई टू पावर माइनस का बीटा गुणा जीरो, ये भी एक ही स्टेट है, ई टू पावर माइनस का बीटा टू ही है, तो एनर्जी टू ही, प्लस ई टू पावर माइनस का बीटा ही। तो ये पार्टीशन फंक्शन आ गया किसके लिए, बोसोनिक वाले के लिए, टू बोसोनिक पार्टिकल के लिए। इसी के लिए, इसी तरीके से आप बाकी के लिए भी लिख सकते हो। अब मैं समझाता हूँ आपको किसका, फर्मियोनिक का। फर्मियोन्स है, तो क्या है, फर्मियोन्स है, तो एक स्टेट में दोनों नहीं रह सकते, तो एक इसमें रहेगा, एक इसमें रहेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। क्या था, जी आई सी एन आई टू सी टू, दो फैक्टोरियल बटा दो फैक्टोरियल नीचे, दो माइनस दो जीरो फैक्टोरियल, तो ये आपस में कट गए, आंसर आ गया एक, एक स्टेट बनेगी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब इसका जेड कैसे आएगा, इसका तो आ गया, टोटल एनर्जी ई है, तो ये आ गया ई टू कॉमन इसका बीटा ई। क्लासिकल पार्टिकल है, हाँ ये आइडेंटिकल भी है ना। तो ये कैसे बनेगा, ये कैसे था अपने पास, जी आई की पावर एन आई टू की पावर टू, कितनी स्टेट बनेगी, चार। बनाओ, एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, ब्रो पार्टिकल। ए बी दोनों इसमें हो सकते हैं, या दोनों इसमें हो सकते हैं, या ए इसमें हो सकता है, बी इसमें हो सकता है, ये तो सेम ही थी बोसोनिक वाली। चेंज क्या है, इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बी कौन सा है, ए कौन सा है, तो बी इसमें जाएगा, ए इसमें जाएगा। इस केस में एनर्जी इसकी कितनी है, टू ई, इसकी कितनी है, जीरो, इसकी कितनी है, ई, इसकी कितनी है, ई। तो अब पार्टीशन फंक्शन क्या बन गया, उसकी टू ई है, तो ई टू का माइनस का टू बीटा ई,
इन दोनों के इसकी जीरो है, ठीक है, तो ये ई टू पावर जीरो करोगे तो ई टू पावर जीरो प्लस इसकी भी ई है, इसकी भी ई है, तो ये दो बन गई सेम। ये पार्टिकल समझ में आएगा किसके लिए, टू क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए। आई होप तुमको समझ में आया होगा अगर तुमने डिटेल कोर्स पढ़ा हुआ है तो। अगला क्या आता है, अगला आता है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग एंड गिब्स पैराडॉक्स। देखो गिब्स ने क्या देखा, गिब्स मतलब दिस इज नॉट योर क्रिकेटर हर्सल गिब्स, दिस इज ए फिजिसिस्ट, एक फिजिसिस्ट था गिब्स नाम से। उसने क्या देखा कि जब आप दो गैसों को मिलाते हो और दोनों गैसें क्या है, सेम है, जब दो आप गैसों को मिलाते हो, ठीक है, तो बेसिकली होना क्या चाहिए, उनकी जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी एक एडिटिव क्वांटिटी होती है। कौन सी होती है, एक एडिटिव, एडिटिव नहीं एडिटिव मतलब दोनों का एडिशन हो जाएगा। एक की एंट्रोपी S1 है, दूसरे की S2 है, उन दोनों को मिला दोगे तो एंट्रोपी कुल मिला के क्या हो जाएगा, एक एक्सट्रिंसिक पैरामीटर है एंट्रोपी, तो टोटल जो S है वो आएगा S1 प्लस S2, ये आना चाहिए। तो एक गैस के लिए एंट्रोपी इतनी दी जाती थी गिब्स पैराडॉक्स आने से पहले, ठीक है, जो गैस थी उसको डिस्ट्रीब्यूशन मानते हुए, क्लासिकल आइडियल कैसे मानते हैं, वो मानते हुए जो एंट्रोपी थी वो इतनी आ रही थी। ये क्या है, एन के एल एन वी बाई एच क्यूब टू पाई एम के टी क्यूब प्लस थ्री बाई टू एन के, इतनी आ रही थी, ठीक है। तो अगर दो गैसों को मिलाओगे तो एंट्रोपी उनके एडिशन के रूप में आनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होता है। अगर इसको आप बोल रहे हो ये अलग अलग है तो उसको अगर आप एस इनिशियल बोलो, दोनों को मिला दिया तो जो टोटल एनर्जी आ रही है उसको आप एस फाइनल बोलो, ठीक है। तो इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, एक एक्सट्रिंसिक क्वांटिटी है। पर पहले और बाद में एंट्रोपी अलग अलग थी, पहले अलग अलग है तो इसकी जोड़ दी, इसकी जोड़ दिया, मिला दिया तो एंट्रोपी जो है वो एच फाइनल है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। पर डिफरेंस आया, बैलेंस का मान जो है वो एस आई माइनस का एस ऑफ जीरो आना चाहिए था, जो नहीं आया। वो कितना आया, टू एन के एल एन टू आया, जब दोनों गैस क्या थी, सेम थी। तो डेलस का मान कितना आता है, इतना आता है। इसी को बोलते हैं क्या, गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स क्या बोलते हैं कि एंट्रोपी एक एडिटिव क्वांटिटी होने के बाद, बावजूद भी मिक्सिंग के बाद एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो है ना वो कुछ ना कुछ निकल के आती है। बात सुनना, यहाँ पे पहला था, यहाँ पे दूसरा था, इसकी एंट्रोपी S1 थी, इसकी S2 थी, दोनों को मिला दोगे तो ये कॉमन आ जाना चाहिए था, तो S शुड बी S1 प्लस S2, बट ऐसा नहीं होता है, एक टर्म एक्स्ट्रा आई, वो टर्म थी ये। इसको बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, की मिक्सिंग करने की वजह से क्या आई, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आई, ये एंट्रोपी तुम्हारे पास आई, इसको बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो इसकी वैल्यू भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो गलती कहाँ हुई, ऐसा क्यों हुआ कि ये नहीं है, तो ये गलती यह हुई कि अपने गैस को क्या माना, डिस्टिंग्विशेबल माना, जबकि वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होती, वो होती है इनडिस्टिंग्विशेबल। ये आप इंक्लूड कर दो, ये इंक्लूड कैसे करें, इसकी जो माइक्रोस्टेट्स है इसमें आप एन का क्या कर दो, एन फैक्टोरियल का भाग दे दो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, इनडिस्टिंग्विशेबल बन जाएगा। अगर आप ये करते हो तो इसकी जो एंट्रोपी का जो ये फॉर्मूला था वो ये ना हो कि अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेक्यूर टेट्रोड इक्वेशन, ये भी पूछ सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ 5/2n की है या 3/2n की है, इतना ही अंतर है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेम का सेम है, ठीक है। तो सिक्योर टेट्रोड इसको बोलते हैं। ये अगर लगा के अब आप एंट्रोपी निकालो तो आपके पास एंट्रोपी मिक्सिंग नहीं आएगी, ठीक है। एक यहाँ पे एक चीज और डिफाइन करते हैं, क्या, थर्मल वेवलेंथ, ठीक है, लेमडा टी एच, डे किसी टेम्परेचर टी के ऊपर किसी भी पार्टिकल से रिलेटेड जो अपने पास वेवलेंथ है उसको बोला गया है लेमडा थर्मल। डे ब्रोगली ने जो वेवलेंथ दी थी, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, उससे जो वेवलेंथ निकालते हैं उसको बोला गया क्या, लेमडा टी एच। क्या बोला गया, लेमडा टी एच बोला गया, ठीक है। तो लेमडा टी एच जो आपके पास है वो कितना आता है, वो आता है एच अपॉन रूट टू एम पाई के टी, ठीक है। अगर आपका लेमडा थर्मल जो है इंटर पार्टिकल से कम है, समझना बात, कि जो आपकी लेमडा आ रही है वो जो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है ना उससे कम है, क्या है, कम आपकी, तो पार्टिकल उसको क्या दिखेंगे, बहुत दूर, लेमडा तो इतनी सी है, पार्टिकल इतने दूर दूर पड़े, तो इसमें क्या लगेगा, पार्टिकल को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये कौन सी मैकेनिक्स है जहां आप पार्टिकल को अलग अलग बता सकते हो, तू ये है, तू ये है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो जब आपका लेमडा थर्मल जो है वो कम हो टी इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस से, तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जाते हैं। अगर लेमडा थर्मल ज्यादा हो तो हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाते हैं, हाई हो तो क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ जाते हैं,
टी लो हो तो क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डीजेनेरेसी बढ़ेगी, सारे लेवल्स क्या दिखेंगे आपको? अलग अलग दिखेंगे। ओके, जब डीजेनेरेसी बढ़ेगी सीआई तुम्हारा बढ़ेगा, तो तुम्हारे पास ज्यादा बढ़ गया तो सीएम है, जब सीआई कम है तो आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, चलें आगे। अगला आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। देखो क्या होता है, बोसोनिक पार्टिकल है ना, इनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। वो स्पेसिफिक प्रकार की प्रॉपर्टी है, जब आप इनके लिए टेम्परेचर रिड्यूस करते हो तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसको बोलते हैं बोस टेम्परेचर, ठीक है, उस टेम्परेचर से नीचे जाते ही सारे के सारे जो बोसोनिक पार्टिकल है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या होने लग जाते हैं? कोलेक्ट होने लग जाते हैं। सारे के सारे पार्टिकल क्या करने लग जाते हैं? ग्राउंड स्टेट के अंदर कोलेक्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, और जो ग्राउंड स्टेट हमको मिलती है उसको बोलते हैं बोस ग्राउंड स्टेट। और जिस प्रकार ये कोलेक्ट होकर के कंडेंसेट होकर के एक जगह कंडेंसेट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो जो स्टेट मिलती है उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दोबारा समझना, बोसोनिक पार्टिकल में क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से नीचे जाते ही क्या होने लग जाते हैं? अपनी जब टेम्परेचर घटाओगे तो सारे ग्राउंड स्टेट में जाएंगे, तो एक स्टेट में क्या हो जाते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं। तो वो जो स्टेट है वो कहलाती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन ग्राउंड स्टेट। जो सिस्टम बना है वो कहलाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये प्रोसेस कहलाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या होता है कि तुम्हारे पास है ना दो तरीके के इलेक्ट्रॉन है, पहले ग्राउंड स्टेट वाले, दूसरे एक्साइटेड स्टेट वाले। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए n। जब तुमने क्या किया, जब आपका टेम्परेचर बोस टेम्परेचर से ज्यादा है, ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल कहाँ है? नॉर्मली मूव कर रहे हैं, कोई कंडेंसेशन कुछ नहीं हुआ। जब आपने टेम्परेचर बोस टेम्परेचर के इक्वल किया तो ये स्टार्ट करते हैं, अब ये स्टार्ट करते हैं ग्राउंड स्टेट में जाना, लेकिन है अब भी लगभग के लगभग सारे कहाँ? एक्साइटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, जब आप टेम्परेचर आपका टीबी से नीचे जाता है तो लगभग सारे किसमें आ जाते हैं? ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। जब आप टेम्परेचर जीरो कर देते हो तो सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। जीरो का मतलब है जीरो केल्विन, परम ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो केल्विन। ठीक है, माइनस का 273 सेंटीग्रेड। सही बोला क्या? ठीक है, सही बोला। तो कहाँ थे? आर इन ग्राउंड स्टेट, सारे के सारे कहाँ जाएंगे? ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। कब? जब टी जीरो है। ठीक है, ये सारी कंडीशन देख लेना। अब यहाँ पे जो आपका जो बोसोनिक टेम्परेचर जो आता है, टीबी जो आता है ना, वो n⁻2 होता है। मतलब नंबर डेंसिटी जो है इन इलेक्ट्रॉनों की, उसकी 2/3 पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और यहाँ जो n0 है, मतलब ग्राउंड स्टेट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी है, जो संख्या है, वो कितनी आती है? n0 n ब्रैकेट 1 - t/tb पावर 3/2 आती है। अब आप देख लो, t=tb रखोगे आप, पोस्ट टेम्परेचर पे जाओगे तो ये कट गया 1170, मतलब ग्राउंड स्टेट में कितने पार्टिकल मिलेंगे आपको? जीरो। t=tb पे स्टिल एक्साइटेड स्टेट में ही है, ग्राउंड स्टेट में कितने पार्टिकल है? ये फॉर्मूला कह रहा है जीरो। हाँ, आप जैसे जैसे टेम्परेचर को और घटा रहे हो, पहले सारे एक्साइटेड स्टेट में थे, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट के पार्टिकल है। ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल कितने हैं इनिशियली? जब तुम्हारे पास एक टेम्परेचर है, ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल कितने हैं? जीरो। और घटा रहे हो, t=tb हो गया, फिर भी जीरो। अब आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर को घटा रहे हो, इधर लेके आ रहे हो, तो ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल बढ़ रहे हैं, बढ़ते 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 ये सारे पार्टिकल कहाँ जाएंगे? ग्राउंड स्टेट में। कब? जब t क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ग्राफ भी ध्यान रखना। यहाँ n देखो, जो n है वो t⁵ के प्रोपोर्शनल आ गया, है ना। इसी प्रकार जो एवरेज एनर्जी होगी वो t⁵ के प्रोपोर्शनल आती है। इसी प्रकार cv जो है वो t के प्रोपोर्शनल आता है, किसमें? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के केस में। ठीक है, अब ये 3 मतलब 3d है ना, तो ये d है। 2 मतलब s, s मतलब क्या होता है? e और p में जो रिलेशन होता है ना, उससे s आता है। ठीक है, तो ये s है बेसिकली। डेंसिटी ऑफ स्टेट जो है वो e⁻1/2 के प्रोपोर्शनल आती है। ठीक है, ये अपना हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इसके बाद आता है लेवल्यू थ्योरम। लेवल्यू थ्योरम क्या कहती है? लेवल्यू थ्योरम किसके बारे में है? फेज स्पेस के बारे में है। किसके बारे में? फेज स्पेस के अंदर है कि कोई भी एक फेज स्पेस है, उसके अंदर कोई फेज पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके आसपास की जो डेंसिटी है ना वो कभी नहीं बदलती। डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी। और डेंसिटी को कांस्टेंट करना सिंपल सी बात है। पढ़ा तुमने क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एमएससी वाले में कि इसका हैमिल्टोनियन के साथ पोइजन ब्रैकेट
या कम्यूटेटर ब्रैकेट प्लस इसके टाइम पे डिपेंडेंसी जो है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे ये आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो ओरिजिन ब्रैकेट और डीरो बाई डी टी कार्डिशन जो है वो जीरो होना चाहिए, तभी डेंसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। इसी प्रकार जो वॉल्यूम है फेज पॉइंट का, वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका टाइम डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन या वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या रहेगा, जीरो रहेगा। वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हो, फेज पॉइंट्स, फेज की जो सेल बनाओगे उसको वॉल्यूम कैसे डिफाइन करोगे, कि उसमें जो फेज पॉइंट्स है उनके क्यू कोऑर्डिनेट और उनके पी कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई। अगला आता है लंडाउ थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन, ठीक है। ये क्या कहती है तुम्हारे पास, इसमें एक पीपीटी ऐड करनी थी, कर दी थी क्या मैंने, हाँ आ जाएगी। देखो ये क्या कहती है, लंडाउ थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन। लंडाउ थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन कहती है जिस प्रकार तुम्हारे पास हेल्म वोल्टेज फ्री एनर्जी है, हेल्म वोल्टेज फ्री एनर्जी जो आपके पास है वो याद करो एफ इजिकल टू क्या था, यू माइनस का टी एस। तो इसी तरीके से इसने कहा लंडाउ ने कि एफ जो आपका यू माइनस का टो सिग्मा से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो एक तरीके से टेम्परेचर का फंक्शन होगा के टी, सिग्मा जो है वो एस एंट्रोपी का फंक्शन होगा एस बाई के, ठीक है, ओके। किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर के ऊपर आपका जो एफ है ना वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ये बात किसने कही, लंडाउ ने कही कि किसी भी वी और टी जब कांस्टेंट है तो आपका जो एफ है वो मिनिमम होगा। अब मिनिमम क्या होता है, किसी न किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में होता है कि नहीं। मिनिमम क्या होता है, किसी न किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में होता है। अब जो क्वांटिटी है वो तुम्हारी कुछ भी हो सकती है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हो तो एक्स आपका मैग्नेटाइजेशन हो सकता है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तुम्हारे पास वो एक्स हो सकता है। अगर सुपर कंडक्टर की बात कर रहे हो तो फ्रैक्शन ऑफ सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन इन सुपर कंडक्टर वो तुम्हारा एक्स हो सकता है। मतलब एक ना एक पैरामीटर एक्स जरूर होगा जिसके रिस्पेक्ट में आपका जो फ्री एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। इसकी जनरल इक्वेशन जो है एफ एल एक्स टो की वो ऐसी आती है, एफ नोट टो 1/2 अल्फा टो माइनस टो नोट एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 f4 x4। मतलब ये लगभग फोर्थ पावर में चल रही है, तुम देख सकते हो थोड़ा सा। इसमें इतना ही है, लेनाउ थ्योरी में कुछ ज्यादा खास नहीं है। आई डोंट फील इससे क्वेश्चन आएगा। अगला है फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन देखो क्या होता है, फेज का चेंज होना। फेज ट्रांजिशन क्या होता है, फेज का चेंज होना। अब फेज ट्रांजिशन आना तुम्हारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, एक होता है सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। इसमें याद रख लो, इससे काम होगा क्या, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में जी कंटिन्यूस होता है, जी डैश डिसकंटिन्यूस होता है और जी डबल डैश डाइवर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, फैल जाता है ना, इनफाइनाइट की तरफ जाने लगता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, जी कंटिन्यूस, जी डैश डिसकंटिन्यूस, मतलब जी का फर्स्ट डेरिवेटिव। जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, ये डिसकंटिन्यूस और ये डाइवर्स। सेकंड ऑर्डर के अंदर थोड़ा सा चेंज है, ये कंटिन्यूस इसके साथ साथ ये कंटिन्यूस और ये वाला डाइवर्स नहीं होगा, ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के अंदर कंटिन्यूस कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, ऊपर में कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस और डाइवर्जेंस होता है। मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, आपको ये पूछेगा वॉल्यूम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कंटिन्यूस होता है डिसकंटिन्यूस होता है। तो क्या बता सकते हो, अगर आपको जी जी डैश जी डबल डैश किससे रिलेट कर रहे हैं, आपके ये पैरामीटर, उससे आप बता सकते हो। जैसे कि वॉल्यूम जो है वो किससे बनता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से बनता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर आपका v जो है वो डिसकंटिन्यूअस है तो ये कौन सा ट्रांजिशन है, फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपका जी डैश जो है वो कंटिन्यूअस है तो आपका ये ट्रांजिशन कौन सा है, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। इसी तरीके से वॉल्यूम है, ये केमिकल पोटेंशियल है, ये एंट्रोपी है, नंबर डेंसिटी है, ठीक है। ये क्या है, एनर्जी है क्या पता नहीं, मेरे हिसाब से क्या है, हाँ इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। ये मैग्नेटाइजेशन है, ये गामा है। गामा होता है कोई अपने कुछ होता है, मुझे याद नहीं है क्या होता है, ठीक है। वो क्या होता है गामा, ये तुम्हारे पास बीटा 1/kT है, ठीक है। ये इसी प्रकार तुम्हारे पास जो ये है, ये जो भी है मुझे नहीं पता क्या है, ये वो है बल्क मॉडुलस है, एक तो बल्क मॉडुलस है, एक उसका रिवर्स है, ठीक है। एक ये चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये सीपीसीवी है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। ये सारे सारे जी डबल डैश से रिलेट करते हैं। तो तुम्हें अगर ये पूछ ले
कि सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन के अंदर जी डैश म्यू कैसा होगा, तो म्यू जो है वो किस रिलेट करता है, जी डैश से। सेकंड ऑर्डर में जी डैश कैसा था, कंटिन्यूस था, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरीके से ये अगर तुम्हें पता हो तो बता सकते हो। ये जो के है ये मैंने यहाँ डिफाइन कर रखे हैं, के बी और के ये सारे डिफाइन करके, बीटा 1 के टी हो जाएगा। ये के बी जो है वो इस तरीके से ये होता है, ये तुम्हारे प्रत्यास्थ वाला जो पार्ट था इलास्टिसिटी वाला वहां से आया है, ठीक है। एक को तो बोलते हैं बल्क मॉडुलस, एक को बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो वो तुम देख लेना। बता दूं क्या किसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी और किसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस? एक सेकंड का टाइम दो। इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस और इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। फेज ट्रांजिशन क्या होता है, फेज का चेंज होना। ये ट्रांजिशन दो तरीके का था, वो कुछ इस तरीके से तुम्हें दिखा दिया। क्वांटिटी के बारे में पूछेगा तो वो तुम्हें सारी लिखी हुई है मेरी, कौन सी किसे रिलेट करती है, ये जी डबल एस है और ये फर्स्ट जी डैश है, ये देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, फेज ट्रांजिशन। अब फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कुछ तुम्हें सीधे भी याद रखने हैं, ठीक है ना, कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर याद रख लो, फर्स्ट ऑर्डर अपने आप हो जाएंगे। लिक्विड जब वेपर में चेंज हो रहा हो और क्रिटिकल टेम्परेचर पे ना, सॉरी क्रिटिकल टेम्परेचर पे ना हो, क्या होगा, तुम्हारे पास लिक्विड से गैस, तुम्हारा है ना, बात सुनो मेरी बात दोबारा सुनो, तुम्हारा लिक्विड से जब गैस बन रही है, लिक्विड से जब गैस बन रही है, अगर ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे नहीं है तो ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। अगर ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे है तो ये सेकंड ऑर्डर टेम्परेचर, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड बनना नॉर्मल जो काम हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, ठीक है। तो ये सारा जो काम है वो फर्स्ट ऑर्डर का है। सॉलिड से वेपर फर्स्ट ऑर्डर का है। क्लोसिस कैलेब्रोन इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है। सेकंड ऑर्डर में क्या आएगा, कुछ अलग अलग, जैसे नॉर्मल स्टेट से मैग्नेटिक स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है वो होता है क्या, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। कार आपका नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जाना, वो भी क्या है, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। हीलियम फर्स्ट से ऑर्थो हीलियम से हीलियम सेकंड पैरा हीलियम में जाना, ठीक है, वो भी क्या है तुम्हारे पास, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। इसी प्रकार फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक में जाना, वो भी तुम्हारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो हीलियम 1 से जो हीलियम सेकंड का ट्रांजिशन है आपने चेंज होना, वो भी क्या है, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। अब फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है कि जो तुम्हारे पास C1 C2 है, वो ये G1 G2 जो है वो इक्वल होती है क्योंकि कंटिन्यूस है। गिव्स फ्री एनर्जी, G1 डैश G2 डैश इक्वल नहीं होती और ये भी इक्वल नहीं होती, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इक्वल होती है, ये इक्वल नहीं होती, ये इक्वल नहीं होती। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, ये भी इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी, ये इक्वल नहीं होगी, है ना। कंटिन्यूस कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस सेकंड ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस और डाइवर्स, डाइवर्स, ठीक है। मैं एक चीज और देख लेता हूं फिर अपने आगे चलते हैं, ठीक है। तो अपने पास इतना ही इसके अंदर कि हीलियम, हीलियम चाहे अपने पास ऑर्थो वाला हो चाहे पैरा वाला हो, है ना, जो ये कन्वर्जन होगा वो अपने पास क्या होगा, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है ब्राउनिन मोशन। ब्राउनिन मोशन क्या होता है, देखो कि किसी भी गैस के अंदर तुम्हारे, किसी भी गैस के अंदर तुम्हारी जो बेतरतीब गति होती है ना पार्टिकल्स की, ठीक है, उसको बोलते हैं अपने क्या, ब्राउनिन मोशन। ये आती कैसे है, ये आती है तुम्हारे पास जब प्रेशर में चेंज होता है। क्या होता है, जब प्रेशर में चेंज होता है, ठीक है, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा तो फोर्स लगेगा, पार्टिकल्स क्या करते हैं, बेतरतीब गति करते हैं, ठीक है। उस चीज को बोलते हैं क्या, ब्राउनिन मोशन। अनस्टेबल अनस्टॉपेबल मोशन टिल टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर टी बढ़ेगा तो मोशन बढ़ेगी, अगर विस्कोसिटी घटेगी तो मोशन बढ़ेगी। विस्कोसिटी मतलब श्यानता, जितना ज्यादा डेंस तुम्हारा लिक्विड होगा मोशन उतनी कम होगी, जितनी कम विस्कोसिटी होगी, जितना लेस तुम्हारा डेंसिटी वाला मीडियम होगा, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी मोशन क्या होगी, ठीक है। इसके बाद आती है लैंगमैन थ्योरी अबाउट ब्राउनिन मोशन। लैंगमैन ने एक थ्योरी दी थी ब्राउनिन मोशन के बारे में, देख लो, कोई खास इंपोर्टेंट तो है नहीं, फिर भी देख लो। इरेगुलर पाथ फॉलो करते हैं, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट इसमें नहीं आता है, 10 टू पावर 21 कोलिजन पर सेकंड इसके अंदर होती है, थर्मल फ्लक्चुएशंस की वजह से
जो प्रेशर डिफरेंस आता है उसकी वजह से ये मोशन होती है, ठीक है। और यहाँ F इजिकल टू एम वी जो एम ए जो है एफ डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जो फोर्स लगता है उसमें दो टर्म्स आती है, कौन सी, एक तो विस्कस फोर्स वाली माइनस का एफ वी वाली, एक फ्लक्चुएटिंग पार्ट वाली, ठीक है। तो वो आती है सिंपल एक्स के रूप में, उसको अपने लिखते हैं, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास जो लैंगमिन थ्योरी में जो एफ आता है उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक होता है विस्कस फोर्स वाला, एक होता है फ्लक्चुएटिंग पार्ट वाला। इसके बाद जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आएगा dx स्क्वायर का एवरेज, उसका मान जो वो के टी टो बाय 3 पाई नीटा आर पे डिपेंड करता है, जहां के तुम्हारे पास क्या है बोल्टजमान कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, तो मोशन कर रहा है तो उसके टाइम पीरियड है, ठीक है। 3 पाई नीटा आर, आर क्या है तुम्हारे पास यहाँ रेडियस है अगर उस पार्टिकल को आप स्फेरिकल मानते हो तो, और नीटा क्या है तुम्हारे पास ये विस्कोसिटी कांस्टेंट है, ठीक। फोकर प्लांक इक्वेशन, अब देखो फोकर प्लांक इक्वेशन क्या होती है, ये भी इक्वेशन हमारी किसके बारे में है, ये भी इक्वेशन आपकी जो है वो ब्राउनियन मोशन के बारे में है, ठीक है। तो मोशन ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग फोर्स, यही थी ब्राउनियन मोशन। फोकर प्लांक इक्वेशन रिप्रेजेंट टाइम डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये टाइम पे किस प्रकार डिपेंड करेगा, ठीक है। तो डीपी बाय डीक्यू जो है, डीपी बाय डीक्यू जो है ये किस प्रकार वेरी करेगा, वो वेरी करेगा गामा पी प्लस गामा वी डीपी बाय डीपी प्लस गामा के टी बाय एम डी स्क्वायर पी बाय डी स्क्वायर। इस प्रकार से तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो रही होगी, ये डायरेक्टली पूछी गई है। तो ये इक्वेशन आपको जो है वो डायरेक्टली याद भी होनी चाहिए कि फोकर प्लांक जो इक्वेशन है वो क्या है ना। डायरेक्टली ये पूछा था ये फोकर प्लांक इक्वेशन है ना निम्न में से कौन सी है, तो ये भी आपको जो है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। ये किसके बारे में बताती है, टाइम डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में बताती है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बात चलते हैं अपने आगे लास्ट टॉपिक की तरफ, वो आता है अपने पास क्या, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होती है, देखो रैंडम मोशन मतलब अपने पास होती है वो उस मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं जब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रीवियस स्टेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट स्टेप अगर आपका प्रीवियस स्टेप पे डिपेंड नहीं कर रहा तो उसको बोलते हैं क्या, रैंडम मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी पी है, बैक मतलब मान लो मैं चल रहा हूं, तो मैं अगर फॉरवर्ड स्टेप लेता हूं इसकी प्रोबेबिलिटी पी है, मैं बैकवर्ड स्टेप लेता हूं इसकी प्रोबेबिलिटी क्यू है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं यही खड़ा रहूंगा एक स्टेप के बाद, समझ रहे हो ना। टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी जो है जो P प्लस क्यू है इसका एडिशन हमेशा 1 होगा, क्या तो मैं फॉरवर्ड जाऊंगा या बैकवर्ड जाऊंगा, 1D की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मान लेते हैं एक स्टेप के अंदर मैं कितनी डिस्टेंस कवर करता हूँ, स्मॉल एल, कितनी, स्मॉल एल, ठीक है। मान लेते हैं N1 स्टेप जो है N1 स्टेप्स मैंने आगे के डायरेक्शन में लिए हैं, ठीक है। और N2 स्टेप जो है मैंने पीछे के डायरेक्शन में लिए हैं। टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी कवर की, वो मैंने कवर की ml, m क्या है, n1 माइनस का n2, मान लेते हैं मैंने आगे की तरफ ज्यादा स्टेप लिए n2 का n, ठीक है। तो यहाँ जो m है वो है m1 माइनस का n2, ठीक है। तो मैंने टोटल डिस्टेंस जो कितनी कवर की वो की n1 माइनस का n2 इजिकल टू l। n1 स्टेप आगे के डायरेक्शन में n1 स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वो होती है p n1 इजिकल टू nc n1 p टू पावर n1 q टू पावर n माइनस का n1। यहाँ कैपिटल n क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है, n1 क्या है आगे के डायरेक्शन में आपने कितने स्टेप्स लिए वो, n2 क्या है आपने पीछे के डायरेक्शन में कितने स्टेप्स लिए वो, ठीक है। तो p ऑफ n1 का मान जो है वो इतना आएगा। अब n1 माइनस का n1 है, टोटल स्टेप जो है n1 प्लस n2 ये n है, तो अगर n में से n1 जाएगा तो क्या बचेगा, n2 बचेगा, तो q टू पावर क्या आएगा, n2 आएगा। तो p n1 का मान और p टू n2 का मान निकालोगे, p n2 का मान क्या आएगा, n c n2 p टू पावर n1 q टू पावर n2, है कि नहीं। अरे अगर n2 स्टेप में पीछे ले रहा हूं मतलब n1 स्टेप मैंने कहा लिए, बचे हुए स्टेप मैंने आगे लिए, तो p टू पावर n1 आएगा, इसका n2 आएगा, तो सेम आता दोनों। तो चाहे आगे के डायरेक्शन में n1 स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी निकालो, चाहे पीछे के डायरेक्शन में n2 स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी निकालो, दोनों हमेशा सेम आएगी, जिसका मान जो है वो इतना आएगा। nc n1 को खोलते कैसे, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n1 n माइनस का n1 मतलब n2 का फैक्टोरियल, ये p टू पावर n1 और q टू पावर n2, ये कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। अब आता है p x इजिकल टू ml, कितने स्टेप लेने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये स्टेप कैसे लिए जाएंगे, तुम्हारे पास ml कब होगा, n1 माइनस का n2 इंटू का l, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में n1 स्टेप ले लो
बैकवर्ड डायरेक्शन में N2 अपने आप हो जाएंगे, फॉरवर्ड में N1 ले हो स्टेप, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी Pn1, तो चाहे Pn1 हो चाहे Pn2 हो चाहे x इजिकल टू ml हो, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। x इजिकल टू ml का मतलब क्या है कि वो t टाइम के बाद आपको ml डिस्टेंस उतने कवर कर ली, आगे की डायरेक्शन में N1 स्टेप लिए हैं, पीछे की डायरेक्शन में N2 स्टेप लिए हैं, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी इतनी आती है। अब आती है एवरेज वैल्यू, किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू जब निकालते हैं तो वो आता है उसका मान इनटू उसके उतना होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट मोमेंट होता है वो डिफाइन किया जाता है, फर्स्ट जो डी होता है, मतलब जो डिफरेंस आता है एक्चुअल मान में और एवरेज मान में, वो इस तरीके डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार इसका जब एवरेज लोगे तो वो जीरो आता है लगभग, ठीक है, हमेशा। यहाँ अपने क्या डिफाइन करने की ट्राई कर रहे हैं, यहाँ कुछ काम का नहीं है तुम्हारे, ये कोई ज्यादा काम की चीज नहीं है तुम्हारे, ठीक है। यहाँ अपने कहना चाह रहे हैं कि मीन वैल्यू क्या आएगी, 20% का स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आएगा, किसका, N1 का, मतलब N1 स्टेप्स जो है आप ले रहे हो, ठीक है, तो उसका एवरेज वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, उसका डिस्पर्शन क्या आएगा, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा, इसी प्रकार N2 का, इसी प्रकार M का और इसी प्रकार X का, इन सब का स्टैंडर्ड डिविएशन तक अपने को जाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला इनमें देख लेना, N1 का जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, कि वो N1 स्टेप लेता है, इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, N इंटू पी की, उसने एवरेज कितने स्टेप लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो वो आएगा कैपिटल N इंटू का P। इसी प्रकार बैकवर्ड डायरेक्शन में उसने एवरेज कितने स्टेप लिए, वो आएगा N इंटू क्यू, क्यू क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टेप लेने की प्रोबेबिलिटी। इसी प्रकार M एवरेज मतलब N1 माइनस का N2 का एवरेज जो निकाल रहे हैं वो आएगा NP माइनस का NQ, सिंपल ना, एवरेज स्टेप कहां लिए, वो NP माइनस का Q। इसी प्रकार X का जो एवरेज आएगा वो आएगा NP माइनस का Q इंटू L, क्योंकि X क्या था, ML ही तो था, तो ये L का गुणा कर दिया। अब ये आ गई इनकी एवरेज वैल्यू, अब अपने को निकालना डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या आएगा, इसका डिस्पर्शन आएगा NPQ, इसका डिस्पर्शन आएगा NPQ और इसका डिस्पर्शन आएगा 4NPQ और इसका डिस्पर्शन आएगा 4NPQ L²। ये आ गया क्या, डिस्पर्शन या वेरिएंस। इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, इनका रूट कर देना, है कि नहीं, ठीक है, ये इनका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसी के साथ तुम्हारी जो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। और इसी के साथ हमने एमएससी पोर्शन के 4 सब्जेक्ट जो है वो फिनिश कर दिए हैं। आगे की जो क्लासें हैं वो आपको स्क्रीन के कॉर्नर में मैं दिखूंगा, लेफ्ट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में, क्यों, क्योंकि अब मुझे किसी काम से घर जाना है, तो बाकी की क्लासेस जो है मैं वहीं से ले पाऊंगा, वहां ये स्टूडियो नहीं है। तो जो अपने 5 सब्जेक्ट रह गए हैं छोटे छोटे, वो आपको स्क्रीन के कॉर्नर में दिख के मैं मिलूंगा, है ना। और काफी स्पीड से अपना क्रैश कोर्स चला है, इसकी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ऐप डाउनलोड कर लेना, कैसे ज्वाइन कर लेना, है ना, जैसा तुमको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, बेस्ट लगे तुम्हारे लिए, तुम वो करना, ठीक है। यहाँ मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, वहां तुम अपना बेस्ट दो, तुम्हारा सिलेक्शन आज नहीं तो कल जरूर होगा। योर टारगेट शुड नॉट बी वन एग्जाम, आपका जो एग्जाम है वो एक एग्जाम नहीं है, आपका टारगेट कभी भी एक एग्जाम नहीं है, ठीक है, आपका टारगेट है एक्सीलेंस। ओके, ये जो मेरे वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये हो जाता है जब आपके पास टाइम कम हो, दिमाग में थॉट ज्यादा हो, वर्ड ज्यादा हो, तो वो एक दूसरे के ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।